फाइव फिंगर क्लासेस की 42 सीरीज में आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है संवेगात्मक विकास, जिसको इंग्लिश में इमोशनल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसको भावात्मक विकास भी कहा जाता है और आज इस संवेगात्मक विकास के टॉपिक पर इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। संपूर्ण प्रक्रिया का आपके सामने व्याख्यान प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे आप जो हैं छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से अपने इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें और यूपी टेट, सी टेट और पीजीटी एजुकेशन नेट की तैयारी कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन से बना है। इमोशन वर्ड लैटिन लैंग्वेज के इमोवियर से बना है, जिसका अर्थ है टू एक्साइट, टू लीड एंड टू मूव। इमोशन शब्द दो शब्दों ई एंड मोशन से मिलकर बना है, जिसमें ई का अर्थ है अंदर से तथा मोशन का अर्थ है गति देना, अर्थात अंदर से गति देना। किस चीज़ को गति देना? तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो आंतरिक भाव हैं उन भावों को बाहर की ओर गति देना, इसी को संवेग कहा गया। अगर हम हिंदी में इसकी बात करें, सम प्लस वेग, संवेग यानी कि वेग के साथ, यानी कि हमारे अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको हम वेग के साथ बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब छींक आती है तो उसमें भी वेग होता है। तो बहुत सारी क्रियाएं इस प्रकार की हैं जो हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, जिनमें संवेग जो है वो शामिल होता है। तो यहाँ पर आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना, अपने आवेशों को गति देना, इसी को यहाँ पर संवेग कहा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संवेग क्या है और इसका अर्थ और परिभाषा बताइए। तो संवेग मन की उत्साहित एवं व्यथित अवस्था का नाम है। यहाँ पर दो तीन परिभाषाओं के माध्यम से इसको स्पष्ट किया गया है, जिसमें जर्सील्ड की परिभाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा कि संवेग शब्द आवेश में आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। इसके अलावा वुडवर्थ के अनुसार संवेग आवेश में आने की स्थिति है। इसी प्रकार से वुडवर्थ ने इसको और ज़्यादा स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रत्येक संवेग एक अनुभूति है तथा उसी समय यह एक क्रियात्मक रूप भी है। यानी कि जब व्यक्ति संवेग की स्थिति में होता है तो उसके अंदर एक अनुभूति उत्पन्न हो जाती है और इसी के साथ साथ उसके अंदर क्रियात्मकता भी उत्पन्न हो जाती है। इस बात को वुडवर्थ के द्वारा स्पष्ट किया गया। इसके अलावा दो परिभाषाएं आपके सामने और आती हैं, जिसमें टीपी यंग ने कहा कि संवेग मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न व्यक्ति में तीव्र उपद्रव हैं, जिसके अंतर्गत व्यवहार, चेतन अनुभव तथा अंतरंग क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यानी कि ये संवेग जो है एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसको मनोवैज्ञानिकों ने मनोदेहिक प्रक्रिया भी कहा है, लेकिन यहाँ पे टीपी यंग इनको मनोवैज्ञानिक क्रिया के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। तो यह बताया गया है कि यह एक तीव्र उपद्रव है, जिसके कारण या जिसके अंतर्गत व्यवहार में, व्यक्ति के चेतन अनुभवों में और जो अंतरंग क्रियाएं होती हैं, यानी कि जो ग्लैंडुलर प्रोसेस होती है, ग्लैंड्स होती हैं, उनमें भी परिवर्तन देखा जाता है। इसके अलावा इंग्लिश इसको और अधिक स्पष्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि संवेग एक जटिल भाव की अवस्था है। ये एक कथन जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि संवेग कैसी अवस्था है, संवेग कैसी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर इंग्लिश इसको स्पष्ट करते हैं कि संवेग एक जटिल भाव की अवस्था है, जिसमें कुछ खास शारीरिक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। यानी कि कुछ शारीरिक फिजिकली एक्टिविटीज़ भी और ग्लैंडुलर एक्टिविटीज़ भी इसके अंदर शामिल होती हैं। यानी कि दोनों चीज़ें संवेग की स्थिति में प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, संवेग की विशेषताएं क्या क्या हैं? यहाँ पर कंबाइन रूप से सभी संवेगों को यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है और उनकी विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं। इसको ज़्यादा ध्यान से सुने कि यह एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि साइकोफिजिकल प्रोसेस ये होती है और यह एक प्रकार की अनुभूति या भाव या एक प्रकार की ये फीलिंग होती है जो अचानक उत्पन्न होती है और धीरे धीरे शांत होती चली जाती है। इसके अलावा इसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है।
और संवेग में गत्यात्मक एवं अंतरंग संबंधी परिवर्तन देखे जाते हैं, जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने इंग्लिश एंड इंग्लिश की परिभाषा में और वुडवर्थ की परिभाषा में देखा। इसके अलावा संवेग सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल होते हैं। ये एक तरह से एक कवच प्रदान करते हैं। संवेग जो है सुरक्षा भी करते हैं व्यक्ति की। इसके अलावा संवेग अचानक या अनायास जो है उत्पन्न होते हैं, यानी कि जब हमारे सामने एक ऐसा वस्तु आ जाती है, जैसे मौज कीजिए कि कक्षा में बैठे हुए हैं तो अचानक छिपकली ऊपर से गिर जाए तो तुरंत जो है एकदम बालक जो हैं तुरंत आवेश में आ जाते हैं, या एक तरह से उनके अंदर संवेग, चाहे वो भय का संवेग हो, चाहे वो क्रोध का संवेग हो, चाहे वह कोई सा भी संवेग हो, वो एकदम अचानक उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा यह तीव्र उपद्रव, गति तथा उत्तेजन की अवस्था होती है। उसके अलावा यहाँ बताया गया है कि संवेग हेतु किसी उद्दीपन का होना आवश्यक होता है अथवा संवेग किसी आंतरिक या बाह्य उद्दीपक द्वारा उत्पन्न होते हैं। संवेग द्वारा शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कौन कौन शारीरिक परिवर्तन होते हैं या कौन कौन से अंतराविक परिवर्तन बालक के अंदर देखे जाते हैं, व्यक्ति के अंदर देखे जाते हैं, उनको आगे दिया गया है। इसके अलावा संवेग के द्वारा क्रियाशीलता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि जब हम किसी सुनसान इलाके से जाते हुए होते हैं और कोई जीव जंतु भले ही वो दिखाई ना दे, किंतु उसकी आवाज़ से ही हमारे अंदर एक क्रियाशीलता यानी कि कदमों की चाल जो है वो तेज हो जाती है। व्यक्ति के अंदर ये क्रियाशीलता उत्पन्न हो जाती है, गत्यात्मकता उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से बताया गया है कि संवेगों में व्यक्तिगतता होती है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम डर नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक भय, एक डर जो है विराजमान होता है। जैसे कि हाफ्स ने कहा है कि मैं और मेरा भाई, मैं और भय, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। तो ये हाफ्स जो कि राजनीति विज्ञान थे, उन्होंने कहा, यानी कि एक तरह से डर या भय जो है व्यक्ति के साथ साथ चलता है। भले ही हम इसको प्रकट ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर हर चीज़ को लेकर के, दुर्घटना को लेकर के, चोट को लेकर के, या किसी जीव को लेकर के, कीड़ों मकोड़ों को लेकर के कोई छोटा सा एक भय हमारे अंदर विराजमान होता है। इसके अलावा संवेगों में स्थिरता होती है और संवेगों का स्थानांतरण भी होता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि संवेग की स्थिति में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं। तो यहाँ पर संवेग की स्थिति में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो यहाँ पर देखिए कि आंखों का लाल होना, चेहरे पर कठोरता आना, दांतों का भिंच जाना, मुट्ठियों का भिंच जाना। और अपने ऊपर आप इसको लागू करके देखें कि किस प्रकार से जब संवेग आपके अंदर उत्पन्न होते हैं, अचानक ही उत्पन्न हो जाते हैं, तो आपके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो वो परिवर्तन यहाँ पे लिखे हुए हैं कि शरीर का कांपना, हकलापन उत्पन्न हो जाना, नाखून काटना, जल्दी जल्दी पलकें झपकाना, चिल्लाना, अंगूठा चूसना, ये सारे शारीरिक परिवर्तन संवेग की स्थिति में देखे जाते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न स्पष्ट करता है आपके सामने कि संवेगों के कारण कौन कौन से अंतरंग परिवर्तन देखे जाते हैं। जो ग्लैंडुलर प्रोसेस होती हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है संवेग की स्थिति में। तो देखिए कि सांस की गति का बढ़ जाना, हृदय गति का बढ़ जाना, हृदय चाप यानी कि जो हार्ट बीट होती है उसका बढ़ जाना, तंत्रिका तंत्र में जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें परिवर्तन का आ जाना, हार्मोन्स एंड एंजाइम का अधिक मात्रा में स्राव होना। ये कुछ परिवर्तन हैं जो संवेग की स्थिति में व्यक्ति के अंदर देखे जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है कि मनोवैज्ञानिकों ने संवेगों के कितने प्रकार बताए हैं। तो मनोवैज्ञानिकों जिसमें प्रमुख नाम आता है शिक्षा शास्त्री और दार्शनिक का, ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, लेकिन मैंने इनको यहाँ पर शामिल किया है क्योंकि प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि संवेग 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला है प्रशंसा, प्यार, घृणा, इच्छा, हर्ष तथा शोक। ये 6 प्रकार के संवेग डेकार्टे के द्वारा बताए गए हैं। इसके अलावा वॉटसन के अनुसार संवेग 3 प्रकार के बताए गए हैं, जिनमें भय, क्रोध एवं प्रेम। जो 3 प्रमुख संवेग हैं वो वॉटसन के द्वारा बताए गए हैं। इसके अलावा जार्गेनसन के अनुसार संवेग 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें भय, खुशी, शोक, इच्छा, क्रोध तथा लज्जा उन्होंने बताया है। इसके अलावा सेंड के अनुसार संवेग 8 प्रकार के होते हैं।
जिसमें भय, क्रोध, हर्ष, जिज्ञासा, घृणा, विरक्ति, आश्चर्य और कोमलता, ये 8 संवेग सेंट के द्वारा बताए गए हैं। इसी प्रकार से जेम्स, जो विलियम जेम्स हैं, उन्होंने भी संवेगों के बारे में बताया। तो संवेग उन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला है स्थूल संवेग और दूसरा है सूक्ष्म संवेग। स्थूल संवेग के अंदर उन्होंने दुख, भय, क्रोध, प्रेम आदि को रखा और सूक्ष्म संवेग के अंतर्गत उन्होंने नैतिक भाव, बौद्धिक भाव और सौंदर्य भाव को रखा। इसके अलावा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रिकी उटी के अनुसार संवेग 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि संवेग केवल यही नहीं है कि बालक के अंदर ईर्ष्या पैदा करें या भय पैदा करें या क्रोध पैदा करें, बल्कि संवेग जो होते हैं वह बालक की क्रियाशीलता को, यानी कि सकारात्मक रूप से भी बालक को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें रिकी उटी ने इसी प्रकार को लिया। तो पहला है प्रिय संवेग और दूसरा भाग उन्होंने बताया अप्रिय संवेग। तो प्रिय संवेग के अंतर्गत उन्होंने रखा जैसे प्रेम, हर्ष, स्नेह, उल्लास आदि को। इसी प्रकार से अप्रिय संवेग में उन्होंने रखा ईर्ष्या, भय, घृणा, जलन आदि को। तो यहाँ पर विस्तृत रूप में आपके सामने ये समझिए कि संवेगों के विभिन्न प्रकार आपके सामने आए हैं। आप किसी प्रकार को एग्जाम में लिख सकते हैं। खासतौर से वॉटसन का जो प्रकार है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा संवेगों के विकास की प्रक्रिया या वर्गीकरण को किसने प्रस्तुत किया? तो संवेगों के विकास की जो प्रक्रिया बालकों के अंदर चलती है उसको मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज के द्वारा 1932 में प्रस्तुत किया गया। 8वां प्रश्न आपके सामने है कि ब्रिजेज के अनुसार शिशु में किस आयु तक सभी प्रमुख संवेगों का विकास प्रारंभ हो जाता है? तो ब्रिजेज के अनुसार शिशु में 2 वर्ष की आयु तक लगभग सभी संवेगों का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि ब्रिजेज के अनुसार संवेगों के विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो ब्रिजेज ने जो कि क्लासिफिकेशन दिया उसको यहाँ पर लिखा और समझाने का प्रयास करूंगा मैं यहाँ पे आपके हमने कि ब्रिजेज ने बताया कि जन्म के समय, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय बालक के अंदर हल्का सा एक सामान्य उत्तेजना होती है। इसको आप कैसे महसूस कर सकते हैं कि कमरे में अगर छोटा बच्चा जो कि न्यूबॉर्न चाइल्ड है वो लेटा हुआ है और आप अचानक आ करके कमरे में लाइट जला दें तो उसकी दृष्टि, यानी कि उसकी जो आंखें हैं तुरंत प्रकाश की तरफ को मुड़ जाएंगी। या हल्की सी चुभन उसके पैरों में लगाएं कोई सुई या कील के माध्यम से, तो वह अपने पैरों को सिकोड़ लेता है। तो ये सामान्य उत्तेजना जन्म के समय बालक के अंदर दिखाई देती है और इसके कारण कभी कभी बालक जो है असहजता का अनुभव करता है तो वह रोने भी लगता है। इसके अलावा जब वह 3 माह की अवधि में पहुंचता है, यानी कि 3 माह की आयु में पहुंचता है, तो सामान्य उत्तेजना से ब्रिजेज के अनुसार उसके अंदर दुख एवं आनंद का संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा शिशु के 6 माह के होने पर भय, क्रोध और घृणा ये उत्पन्न होते हैं। जब शिशु 12 माह का हो जाता है तो उसके अंदर उल्लास और अनुराग उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा शिशु के 18 माह का होने पर, यानी कि जब वह 1.5 माह का हो जाता है, 1.5 साल का हो जाता है, तो उस अवस्था में बालक में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा अनुराग जो कि 12 माह की अवस्था में उत्पन्न होता है, 18 माह की अवस्था में आने पर बालक के अंदर ये अनुराग वयस्कों के प्रति एवं अन्य बालकों के प्रति उत्पन्न होता है, जिसको यहाँ पे हम अनुराग के रूप में जानते हैं। इसके अलावा जब बच्चा या शिशु 24 माह का, यानी कि 2 साल का होता है, तो उसके अंदर हर्ष नाम का संवेग उत्पन्न या विकसित होता है। इसके अलावा 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय दर्शन में कितने रस और स्थायी भाव बताए गए हैं? तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, भारतीय दर्शन या इंडियन फिलोसफी में 9 रस, जिसको इंग्लिश में मूड्स कहा जाता है, तथा स्थायी भाव जिसको इंग्लिश में इमोशनल स्टेटस कहा जाता है, ये 9 बताए गए, यानी कि इनकी संख्या 9 बताई गई है। तो यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लिखित रूप में मिल सके। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई PDF या उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। यहाँ पर केवल कोशिश की जाती है 5 फिंगर क्लासेस के माध्यम से कि आपके पास तक परीक्षा से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री पहुँच सके, जिससे आप घर बैठे हुए
बिना किसी कोचिंग के इनकी सहायता ले सकें। ठीक है, कई कोचिंग सेंटर जो चल रहे हैं वो पैसे के बल पर चल रहे हैं, आपसे पैसे लेते हैं और वो सामग्री आपको प्रदान करते हैं। यहाँ पर जो आपके सामने कंसेप्ट पहुँच रहे हैं इनके कोई फीस नहीं है, इसका कोई शुल्क नहीं है, ये लगातार आपके सामने लिखित रूप में पहुँच रहे हैं। आप चाहे तो इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार कहूँगा आपसे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको स्पष्ट रूप से आपको जानकारी प्राप्त हो रही है, तथ्यात्मक जानकारी जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होती है, आपको लग रहा है कि लाभ पहुंचा रही है, आपके लिए ज़रूरी है, तो इस वीडियो को अपने सहपाठियों तक भी पहुंचाएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।